नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे की शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बड़े दावा के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसके बाद हर तरफ सियासत गर्म है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रोककर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान बचाई थी। ट्रंप ने आगे दावा किया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। ट्रंप का ये बयान भारत के खिलाफ मई 2025 में 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के बैकफुट पर होने के स्पष्ट संकेत देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में आगे कहा कि अपने पहले 10 महीने में कंबोडिया और थाईलैंड समेत मैंने 8 युद्ध रुकवाए। ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा था कि अगर मैं हस्तक्षेप ना करता तो 3.5 करोड़ लोगों की मौत हो जाती। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन के संबोधन के दौरान अपनी उपलब्धियों का बखान किया और ये बड़े दावे किए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को रोककर पाक के पीएम की जान बचा ली है। ट्रंप का ये नया बयान निकल कर आया है। बैकफुट पर पाकिस्तान गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा है, मारे जाते पीएम शहबाज शरीफ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान बचा ली है। ये बड़ा दावा इस बार ट्रंप की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि कंबोडिया समेत कई देशों से युद्ध मैंने रुकवाए। 8 युद्ध पहले मैंने रुकवाए थे। भारत पाकिस्तान के बीच जो परमाणु युद्ध हो सकता था, इसमें पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती थी। मैंने जान बचा ली है। हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पाकिस्तान में 3.5 करोड़ मौतें हो जाती। स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा दावा, उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान बचाने तक का दावा कर दिया है। तो इस दावे के बाद देखिए अब राजनीति गर्मा चुकी है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कई दफे बोल चुके हैं, भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने का क्रेडिट वो लेते रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने क्रेडिट तो लिया लेकिन बड़ा दावा किया। और जिस तरह से बयान आया है ट्रंप का, इस बयान के बाद ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि बैकफुट पर गया था पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने ही बड़े दावे पाकिस्तान की तरफ से क्यों न किए जा रहे हो, लेकिन अब जब ट्रंप का बयान आया तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने कोशिश की बचने की। पाकिस्तान बैकफुट पर गया और अमेरिका ने पाकिस्तान के पीएम की जान बचाई है। ट्रंप ने पाकिस्तानी पीएम की जान बचाई, ये ट्रंप कह रहे हैं। और अब बात शंकराचार्य विवाद की। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज की पुलिस पिछले 3 दिन से बनारस में डेरा डाले हुए। पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है लेकिन अभी तक आश्रम नहीं पहुंची है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रयागराज की पुलिस फिलहाल शंकराचार्य से जुड़े सबूत जुटाने में लग गई है। मामला हाई प्रोफाइल है और इसलिए पुलिस फूंक कर कदम रख रही है। माना जा रहा है कि पूरी तैयारी और होमवर्क के बाद ही पुलिस शंकराचार्य या फिर उनके शिष्यों से पूछताछ करेगी। बुधवार को शंकराचार्य ने एक बार फिर से मीडिया में बात की, कहा कि हिंदुत्व खतरे में है। जब केवल ड्रेस पहनकर लोग खुद को हिंदू बताने लगेंगे और बार बार हिंदू हिंदू कहेंगे तो हिंदू को तो खतरा स्वाभाविक है। हिंदुत्व को हिंदुओं के बीच घुस आए ऐसे लोगों से खतरा है जो वास्तव में हिंदू नहीं है। और शंकराचार्य ने आगे कहा कि कुछ लोग दिखावे के लिए खुद को हिंदू बताते हैं। तो प्रयागराज की पुलिस ने वाराणसी में डेरा डाल रखा है लेकिन फिलहाल पूछताछ नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस फूंक कर कदम रखेगी। जिस तरह से देखिए पहले माघ मेले से ये विवाद शुरू हुआ था। पहले शंकराचार्य लगातार इस बात को लेकर मुखर रहे लेकिन अब यौन शोषण का आरोप उनके ऊपर लगा। उनके साथ ही उनके शिष्यों पर गंभीर आरोप लगा बच्चों के यौन शोषण का। और उसके बाद अब पुलिस छानबीन कर रही है। जो संघर्ष है, जो टकराव है यूपी पुलिस और शंकराचार्य के बीच वो बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है। कुछ लोग भगवा चोला पहनकर घूम रहे हैं और हिंदुओं को खतरे में डाल रहे, हिंदू होने का वो नाटक कर रहे हैं।
लाइसेंसधारी कोयला विक्रेता से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए खनन विभाग के ऑफिसर करोड़ों का आसामी निकला है। उप निदेशक देवव्रत महांती ने गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस की छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। भुवनेश्वर में स्थित उनके फ्लैट से 4 करोड़ की नकदी मिली है। कैश को ट्रॉली बैग में भरकर अलमारियों में छिपा के रखा गया था। तस्वीर आप देखिए, ये वही कैश है जो घर से बरामद हुआ। विजिलेंस के अधिकारियों के मुताबिक ये ओडिशा विजिलेंस के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी नकदी की बरामदगी मानी जा रही है। महांती के कार्यालय की दराज और उनके पास से करीब 1,20,000 रुपए नकदी भी जब्त किए गए। तो करोड़ों का आसामी ऑफिसर निकला। अफसर के घर से 4 करोड़ रुपए बरामद हुए। खनन विभाग में उप निदेशक है देवव्रत महांती। कोयला विक्रेता से उन्होंने 30,000 रुपए की रिश्वत ली थी और रिश्वत केस में जब विजिलेंस की टीम जांच के लिए पहुंची तब टीम के होश उड़ गए हैं। अफसर के फ्लैट में 4 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ था। ट्रॉली बैग में भरकर पैसे रखे हुए थे। अलमारियों में काला धन छिपा रखा था। धन कुबेर निकला है रिश्वतखोर। खनन विभाग में उप निदेशक देवव्रत महांती के घर से करोड़ों रुपए बरामद करने के बाद अब टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। उनके पास से, उनके दफ्तर से करीब 1,20,000 रुपए लगभग मिले हैं कैश अलग से और 4 करोड़ रुपए फ्लैट में मिला है। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही मामले में कि और कहां पर चल अचल संपत्ति हो सकती है इस धन कुबेर की। तो भुवनेश्वर ओडिशा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे भारी मात्रा में माइनिंग ऑफिसर के घर से कैश बरामद किया गया है और इतना नोट था कि गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ गई। 4 करोड़ रुपए देखिए कैश कम नहीं होता है। इस कैश को गिनने के लिए मशीन बुलाई गई। उसके बाद पता चला कि ये जो रकम है 4 करोड़ से भी ऊपर है। कटक सर्किल के डिप्टी डायरेक्टर माइंस में देवव्रत मोहंती के घर से ये पैसा मिला है। मोहंती को 30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। आरोप है कि कोयला डिपो को बिना रुकावट के चलाने और काम आसान करने के एवज में उन्होंने रिश्वत की डिमांड की। और अब बारी सीएम राउंडअप के। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि आजीविका मिशन से जुड़ी हुई दीदियां एकता की शक्ति का सजीव उदाहरण है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर चित्रकूट में हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित भी किया। देखिए एक रिपोर्ट। भोपाल में स्व सहायता समूहों की आजीविका मिशन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ कर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मातृसत्ता का विशेष महत्व है। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश की बहनें सशक्त हो रही हैं। प्रदेश के 5 लाख स्व सहायता समूहों से 65 लाख से अधिक दीदियां जुड़कर सशक्त हुई हैं। इनमें से 12 लाख से अधिक दीदियां लखपति दीदी बन चुकी हैं। राज्य सरकार प्रदेश की बहनों के सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। आजीविका खास करके स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ एमओयू भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियां अब इन कामों के बलबूते पर उनके जीवन में बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस 1 वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारे राज्य के अंदर 65 लाख महिलाओं को, बहनों को ये काम से जोड़ना, ये की हमारी भावना और माननीय प्रधानमंत्री का कुशल मार्गदर्शन है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने आजीविका मार्ट ग्वालियर, जबलपुर एयरपोर्ट पर स्व सहायता समूहों के रिटेल आउटलेट और संभागीय एवं जिला स्तर पर होली मेलों का वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यशाला में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन भी किया गया। इसके अलावा नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर चित्रकूट में हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख केवल एक राजनेता नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के महान साधक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इधर भोपाल में 24 फरवरी को अटल पथ पर आयोजित हुए कांग्रेस के किसान महापंचायत पर राजनीतिक पारा गरमा चुका है। इसमें शामिल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिर से पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसान हित को मोदी जी की प्राथमिकता हमेशा से मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी को अध्ययन करने की सलाह तक दी थी। एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने राहुल पर तंज कसा था और वो पहले रबी और खरीफ की फसलों में अंतर बता दें, ये तंज वो कस रहे थे। एक रिपोर्ट देखिए। किसान महापंचायत से कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, राहुल गांधी के आरोपों से पॉलिटिकल टेंशन, मुख्यमंत्री मोहन ने फिर किया पलटवार, किसान की आड़ में कांग्रेस कर रही गुमराह। मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस के किसान महापंचायत पर राजनीतिक बहस गर्मा गई है। भोपाल में आयोजित महापंचायत में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे। राहुल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा, इस साल इतिहास में पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने की इजाजत नहीं दी गई। जैसे ही मैंने भाषण शुरू किया, मुझे बीच में ही रोक दिया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की। उन पर एप्स्टीन और अडानी के केस का दबाव है। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी के नारे लगवाए। खड़गे ने आरोप लगाया कि पीएम ने देश को बेच दिया, किसानों के साथ छल किया। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी की भविष्यवाणियों का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे नोटबंदी, जीएसटी, कोविड व काले कृषि कानूनों पर उनकी बातें सच साबित हुई थी, वैसे ही इस कंप्रोमाइज्ड ट्रेड डील की सच्चाई भी देश देख रहा है। मोदी जी रोज उठ के चाय पे बात करते थे, तो क्या बात करते थे? क्या हमारे भारत को बेचने का काम करते थे? क्या हमारे किसानों को बेचने का काम करते थे? कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब देने में कसर नहीं छोड़ी जा रही। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मोर्चा संभालते दिख रहे हैं। बुधवार को भी मुख्यमंत्री पलटवार करते नजर आए। राहुल गांधी जी से मैंने आज विधानसभा में भी बात कही कि रबी और खरीफ की फसल क्या होती है, एक बार इस पे प्रकाश डाल दे। हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है थोड़ा ये बता दे। तिलहन में भी कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे, क्या उनके सुझाव हो। मैं समझता हूं कि किसान चौपाल में किसान से जुड़े हुए, ऐसे में दूध उत्पादन को लेकर के भी उनके मन में कोई बात हो तो उसके बारे में जरूर बताएं। कई हल्की बात कही गई, मैं उसकी निंदा भी करता हूं और बाबा महाकाल से उनको सद्बुद्धि देने की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पहले अध्ययन कर ले, समझ ले। जिस प्रकार से झूठे अनर्गल आरोप लगा करके राहुल गांधी जी ने बात कही, मैं मान के चलता हूं बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे और उनको क्षमा याचना करना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक भोपाल को किसान आंदोलन के केंद्र के रूप में चुनकर कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों और किसान मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ये समझौता भारतीय किसानों के हित के खिलाफ है और इससे अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुल जाएंगे, जिससे स्थानीय किसानों को नुकसान होगा। जबकि बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी किसानों की आड़ में अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। भोपाल से INS 24/7 के लिए अंकुश मौर्य की रिपोर्ट।
और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां प्रश्नकाल के दौरान गंदे पानी का मुद्दा गूंजा है। बीजेपी के विधायक राजेश मूणत ने गंदे पानी को लेकर गुस्सा दिखाया। वहां पे आखिर क्यों राजधानी रायपुर में गंदे पानी को लेकर सदन में भड़क गए राजेश मूणत, पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक राजेश मूणत ने खारून नदी में एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुद्दा उठाया। राजेश मूणत ने खारून नदी में गंदा पानी आने पर जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि खारून नदी रायपुर शहर की प्यास बुझाती है। मंत्री से लेकर अफसर और शहर के 20 लाख लोग इसी पानी को पीते हैं, फिर भी यहाँ एसटीपी का निर्माण नहीं हो पाया। मूणत के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने सदन में बताया कि इस विषय पर कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस पर राजेश मूणत ने कहा कि 3 महीने से मैं खुद अफसर के पीछे घूम रहा हूं। रायपुर के लोग गंदा पानी पी रहे हैं, क्या कागजों पर कमेटी बनाने से गंदे पानी से मुक्ति मिल जाएगी? सदन में खारून नदी के गंदे पानी को लेकर के सभी विधायकों ने चिंता जताई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इस विषय पर फैसला लिया जाएगा। क्या खारून के अंदर एसटीपी का गंदा पानी मिल रहा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? यह रायपुर शहर की पूरी जनता को, मुख्यमंत्री से लेकर सभापति से लेकर पूरे मंत्रिमंडल खारून का पानी पीता। अब उस खारून के गंदे पानी और जिसने एसटीपी का निर्माण किया, जहां पर जगह ऑलरेडी सरकारी थी, 7 एकड़ जगह सरकारी होने के बाद में 8 किलोमीटर दूर जाकर के एसटीपी का निर्माण करना, किसने डीपीआर बनाया, किसने स्थान का चिन्ह किया, और आज भी खारून के अंदर वो गंदा पानी मिल रहा है। ये किस रिस्पॉन्सिबिलिटी किस अधिकारी की है? क्या आप इसको सुनिश्चित करेंगे? इतना ही निवेदन है मेरा आपसे। राजधानी का विषय, मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने परीक्षण कर लिया है। परीक्षण करके अरे माननीय 3 महीने से मैं खुद घूम लिया, आपका कमिश्नर से लेकर सब घूम के आ गए, और रायपुर की जनता को गंदा पानी मिल रहा है। उससे बड़ा और क्या कह सकता हूं मैं आपको? यही तो विकसित भारत है। आपकी गंभीरता से, आपकी गंभीरता से हम वाकिफ हैं, रोकेंगे क्या? इसीलिए हमने कमेटी बना ली है। नगर निगम में जैसे ही छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों का पानी साफ रहे, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी को जल प्रदाय करने वाली खारून नदी में आज तक एसटीपी नहीं बन पाया। यही वजह है कि इसकी चिंता सदन में भी नजर आई। अब यह देखना होगा कि सदन में गूंज सुनाई देने के बाद धरातल पर इसका क्या असर होता है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में सियासत की रफ्तार उतनी ही तेज रही है जितनी शहर की सड़कों पर दौड़ती डिलीवरी की बाइक्स। मुद्दा था गिग वर्कर्स का। सवाल साफ था कि क्या ऐप के जरिए काम करने वाले युवाओं को कानून का संरक्षण मिलेगा या वे यूं ही असमंजस में काम करते रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। मोबाइल के स्क्रीन पर बजती ऑर्डर की घंटी, समय से पहले डिलीवरी का दबाव, बारिश, धूप, कड़ाके की ठंड के बीच ट्रैफिक का सामना करती और दौड़ती जिंदगियां। ये वही युवा हैं जो स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और रैपिडो जैसी कंपनियों के लिए काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनकी पहचान क्या है, कर्मचारी या सिर्फ पार्टनर? विधानसभा में एमएलए अजय चंद्राकर ने याद दिलाया। वे पहले भी आउटसोर्सिंग कंपनियों को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना है कि 2020 में सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू हुई, लेकिन जमीनी नियम अब तक अधूरे हैं। तेज डिलीवरी की होड़ में हादसे हो रहे हैं, जिम्मेदारी तय नहीं है और कंपनियां मुनाफे के ग्राफ पर आगे बढ़ रही हैं। चंद्राकर ने राज्य सरकार से नियम बनाने की मांग भी की है। हालांकि श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य ने समिति बनाई थी, प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन 4 नई श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद अब राज्य की कार्रवाई केंद्र के अनुरूप होगी। मतलब राज्य के पाले में कुछ नहीं है। में गिग वर्कर्स कौन सी श्रेणी में आएंगे, संगठित में आएंगे कि असंगठित में आएंगे? 2020 जो अधिनियम का उल्लेख इसमें है प्रश्नोत्तरी में, मैं आपको बता दूं कि इसके अधिनियम बने हैं कि नहीं बने हैं, चूंकि उसका उल्लेख आपने किया है। अधिनियम नहीं बने हैं, उसी स्थिति में आप अनुकूलन करके
अनुकूलन करके क्या आप उस नियम के तहत अधिनियम के तहत नियम बनाएंगे क्या छत्तीसगढ़ के लिए? अभी गिग वर्कर्सों के लिए भारत सरकार ने 2020 में इसका नया अधिनियम में अभी 4 कोड किए हैं। उसमें नवीन सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में उन्होंने लिया है और 2025 में इसको प्रभावशील किए हैं। अभी इसका नियम नहीं बना है। जैसे भारत सरकार का नियम बन जाएगा उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी उस नियम को हम लोग पालन करेंगे, उनसे अनुसरण करेंगे। डिजिटल इंडिया की रफ्तार के बीच एक बड़ा सवाल ये है, क्या गिग वर्कर्स इकोनॉमी की नींव पर खड़े युवाओं को कानूनी सुरक्षा मिलेगी या फिर ऐप की हर नई नोटिफिकेशन के साथ उनका भविष्य भी अनिश्चित ही रहेगा? गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। साथ ही सुबह सवेरे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अंचल मेरे साथ। नमस्कार।